हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। अब ये ऑप्शन देख के आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। बी ऑप्शन है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। और सी ऑप्शन दिया है, बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। और डी ऑप्शन है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या होगा? राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसकी डिटेल देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है। जो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या बताया गया, ज्ञान जो है बाह्य वातावरण में स्थित होता है तथा यह सहयोगी होता है। यानी ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण, जो ज्ञान है वो विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्मितताओं इत्यादि तथा समुदायों जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यानी ज्ञान को किसमें वितरित किया गया है? यानी वस्तुओं, औजार, किताबें जिसमें मानवीय निर्मितताओं इत्यादि तथा जिनमें व्यक्ति रहता है। यह सिद्धांत बताता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। डी ऑप्शन सही है वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? यानी जो प्रतिक्रिया का विलोप होना है वो किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक भर्त्सना या आंशिक पुनर्बलन। तो ये प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद कठिन है? ये कठिन है आंशिक पुनर्बलन के बाद। यानी डी ऑप्शन सही होगा। अधिगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है, यानी जब अधिगम में सीखने की क्रिया में जब अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है तो अधिगम या प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है। यानी जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है या फिर कम होती जाती है। किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्बलन मिलता है तो फिर प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? यानी बच्चे जो है फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बेंडूरा, जीन पियाजे या एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? एल्बर्ट बेंडूरा, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। एल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। अगर पूछा जाए एल्बर्ट बेंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम अर्थात अवलोकनात्मक अधिगम का सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है, यानी जो इस प्रकार का अनुकरण होता है उसको क्या कहा जा सकता है? गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण
या प्राथमिक अनुकरण। तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? सामाजिक अधिगम। बी ऑप्शन इज राइट। शिक्षार्थी फैशन को देखकर मॉडल्स का अनुकरण यानी प्रतिस्पर्धा बराबरी की चेष्टा करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में इसको भी शेयर कर दें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। जो अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? यानी कोई अध्यापक है जो अपने विद्यार्थियों में होने वाली त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा समुचित मार्ग होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। सेकंड है, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। और डी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो सबसे सुटेबल मार्ग कौन सा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सी ऑप्शन राइट होगा। यानी उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति या सार को दोहराना। तो कौन सी प्रक्रिया होती है बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित? यह होती है प्रतिधारण, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें तथा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। डी ऑप्शन है, शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहां थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कक्षा 7 का एक शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। यानी सी ऑप्शन राइट होगा। डिटेल देख लेते हैं। शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में हम शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। इससे बालक में समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होगा और उसका IQ स्तर भी क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, प्रतिरूपण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। देखिएगा आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिरूपण, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है? ये प्रतिरूपण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं
तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे, जेबी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की या ईएल थॉर्नडाइक? तो यह सिद्धांत दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। यानी जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है वो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? जो बेंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है तो उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो कौन सा राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार? जो एल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। यानी एल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है। यानी जब सीखने की प्रक्रिया करता है तो सीखने से पहले क्या करता है? किसी चीज को प्रतिरूपण के रूप में, मॉडलिंग के रूप में रखता है, वह उसके बाद सीखना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। सी ऑप्शन दिया हुआ है, लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और डी ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों को कार्य विधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा यह बताना है आप लोग को। राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की गलतियों को उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के अनुसार विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थी गणित में कक्षा में सामान्यतः कुछ गलतियां करके ही सीखने की कोशिश करता है। यानी जब तक स्टूडेंट गलती करेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। यानी सीखना जो है वो गलती करने के बाद ही आता है। यानी जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप उसको सीखेंगे नहीं। यानी गलती स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। और अपनी आप लोग स्कोरिंग करते रहिए कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिए जा रहे हैं सारे सीटेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि, यानी एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर, और डी ऑप्शन है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? बच्चे के निष्पादन का स्तर, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में आया है। ये सीटेट का जो पेपर हुआ था आपका 2015, ये था पेपर 2, यानी पेपर 2 जूनियर लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? यानी कौन सा कथन है जो बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? ए ऑप्शन है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। बी ऑप्शन है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं।
सी ऑप्शन है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। तो बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा? यही डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। इसकी डिटेल देखते हैं। बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। अर्थात बच्चों की गलतियों से बच्चों की मानसिक क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है। यानी जो बच्चे गलतियां करते हैं उससे उनके मानसिक क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है। यानी आईक्यू लेवल जो होता है इसका निर्धारण इससे कर सकते हैं तथा उन्हें सही प्रतिपुष्टि देकर उनकी गलतियों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को आजकल के बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। यानी आजकल के जो बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसको क्या कहा जा सकता है? पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। सेकंड है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। सी ऑप्शन है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। और डी ऑप्शन है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। यानी प्राइमरी लेवल के बच्चे जो होते हैं उनकी गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस तरीके से सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर प्रक्रिया से। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं ये वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से सीखते हैं। इसकी डिटेल देखते हैं। वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। पहला कारक है सामाजिक कारक तथा द्वितीय है भाषा। यानी पहला कारक कौन सा? सामाजिक कारक, और दूसरा है भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। यानी जो भाषा का विकास है वो इसी कारक पर निर्भर करता है, नहीं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर देंगे। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यानी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करें। शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करें तथा उनकी उत्सुकता को शांत करें। जो छात्र हैं उनकी समस्याओं का समाधान करके उनकी उत्सुकता को शांत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। ये DSSB में आया क्वेश्चन है। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं, कुर्ट लेविन के अनुसार बताना है समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगत कहते हैं। तो जो कुर्ट लेविन के अनुसार है समूह में जो परिवर्तन होते हैं
उसको बोलते हैं गतिशीलता, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोग स्कोरिंग करिएगा कि 30 में से आपके कितने सही होते हैं। 25+ तो सही होने चाहिए आप लोग के। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर करके किया था, यानी पावलोव ने जो सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है वो किस पर प्रयोग किया था ये बताना है। खरगोश, चूहे, कुत्ते या बिल्ली, किस पर प्रयोग किया था पावलोव ने? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। कोहलर ने विकसित किया है SR बॉन्ड सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत। यह सीटेट जूनियर लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। कोहलर ने क्या विकसित किया है? ये यूपी टेट, सीटेट, DSSB, KVS, ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। रीट, MP टेट सभी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। SR बॉन्ड सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 20। क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल रूप, शक्ति संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आप लोग को लगेगा। क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल रूप, शक्ति संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है? कोहलर सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, कुर्ट लेविन सिद्धांत या वाटसन सिद्धांत। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत संबंधित है कुर्ट लेविन से। कुछ लोग तुक्का लगा रहे होंगे, लेकिन अब आप लोग का गलत ना हो क्वेश्चन। ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21। अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है। जो अनुबंधन की सहज क्रिया है वो किससे संबंधित है? स्किनर, कोहलर, पावलोव या थॉर्नडाइक। तो ये संबंधित है पावलोव से, यानी अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है पावलोव से। इसकी डिटेल देखते हैं। अधिगम के अनुबंधित सहज क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। जो स्किनर महोदय थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कोहलर ने दिया अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो आता है वो कोहलर ने दिया है। जबकि थॉर्नडाइक ने, जो बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ये पेट क्वेश्चन है यूपी टेट का। सीटेट के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इनसे रिलेटेड जो थ्योरी है, स्किनर, कोहलर, पावलोव और थॉर्नडाइक, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन बीच बीच में दे दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पावलोव, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कोहलर, मैस्लो, टॉलमैन या थॉर्नडाइक। तो मैस्लो जो है इस सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी बी ऑप्शन इज राइट।
कोहलर, टॉलमैन तथा थॉर्नडाइक सीखने के सिद्धांत से संबंधित हैं। कोहलर ने सीखने का अंतर्दृष्टि, अभी ऊपर बताया थे, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है। टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया। जो टॉलमैन ने दिया है ये कौन सा सिद्धांत दिया? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। और जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के गलत ना होने पाए। अब निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से संबंधित नहीं है? कर्ट लेविन, आईपी पावलोव, कोहलर या ये सभी? तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से संबंधित कौन नहीं है? पावलोव। बाकी कर्ट लेविन, कोहलर ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं। यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया कौन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो ये पावलोव नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव, जीन पियाजे या वुडवर्थ? तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी जो थे उन्होंने दिया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने प्रतिपादित किया था। इन सिद्धांतवादियों में थे कोफका, कोहलर और वर्दीमर। एक और थे लेविन। कोफका, कोहलर, वर्दीमर और कर्ट लेविन थे। ये सीखने की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि या सूझ को विशेष महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है? तो ये बताना है कि कौन सा इसमें से सीखने का मुख्य नियम नहीं है। ये DSSB PRT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है DSSB में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या आंशिक क्रिया का नियम? यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। मुख्य नियम नहीं है। मुख्य नियम होते हैं और गौड़ नियम होते हैं। मुख्य नियम होते हैं 3 और गौड़ नियमों की संख्या होती है 5। तो कौन सा मुख्य नियम नहीं है? ये आंशिक क्रिया का नियम जो है ये मुख्य नियम नहीं है। जबकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। मुख्य नियमों की संख्या कितनी है? 3, और जबकि जो गौड़ नियम है वो 5 है। अभी आगे क्वेश्चन अगर मिलता है तो वहां पे आपको ये जो मुख्य नियम है, गौड़ नियम है, ये सारे बताए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख नियम हैं। अब प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? ऊपर अभी हमने क्वेश्चन यही कराया था। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों नियम क्या है? थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, प्रक्रिया उपक्रम अनुबंधन या अवरोध? तो इसमें से एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर, ये कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी डिटेल देख लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम परिणामों पर निर्भर करता है। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये अधिगम परिणामों पर निर्भर करता है। और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। स्किनर के अनुसार व्यक्ति व्यवहार का संचालन करता है, जबकि इसको बनाए रखना उसे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है। स्किनर के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार तथा इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से संबोधित किया गया है। यानी जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है
जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। सी ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर ध्यान न दे। और डी ऑप्शन है असावधानी, यानी असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, यानी असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। क्या ये राइट आंसर होगा? इसमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, यानी जो बच्चों की त्रुटियां होती हैं जब वो त्रुटि करेंगे तो उसको सीखेंगे। जब एक बार त्रुटि हो जाती है तो उसको इंसान ध्यान रखता है, यानी जो बच्चे होते हैं बच्चों के अंदर भी यही गुण होता है, विद्यमान रहता है। जब कोई क्वेश्चन अगर क्लास 5th का स्टूडेंट है, एक बार अगर उसकी मल्टीप्लाई या टेबल कहीं पे उसको गलत हो जाता है तो दोबारा उसको ध्यान रहता है और धीरे धीरे त्रुटियों के द्वारा ही वो सीखता है। इसकी डिटेल देखते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती हैं। इसी आधार पर थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब कोई नया कार्य सीखते हैं तो त्रुटियां करते हैं, किंतु बार बार सीखने का प्रयास करके त्रुटियों की आवृत्ति कम कर देते हैं। अभी हमने बताया कि जैसे त्रुटियां बार बार करते हैं तो उससे सीखते जाते हैं, उससे क्या होता है, त्रुटियों के जो गलती होने की संभावना होती है वो कम होती जाती है और कार्य को इस तरीके से सीख जाते हैं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी ये ऑप्शन जो दिए गए इसमें से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त होगा ये बताना है। ए ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। डी ऑप्शन है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसकी डिटेल देखते हैं। किसी कक्षा में आपके द्वारा शिक्षण करने के बाद भी यदि बच्चे गलत करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जो शिक्षण विधि आप के द्वारा यूज की जा रही है उसको बदलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी स्कोरिंग बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा में कुछ बच्चे के हटने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर सी। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों की को पहचानने में सहायता करती है। यानी जो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार, जो एनसीएफ था 2005 के अनुसार, गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस।
आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। और जिसने भी अभी तक सीटेट की क्लासेस नहीं देखी हैं वो सारी क्लासेस आप लोग को प्लेलिस्ट में दे दी गई, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और सीटेट के साथ साथ में हमारे चैनल पर सुपर टेट, केवीएस पीआरटी, DSSB पीआरटी और टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस चलाई जा रही हैं।